साथ ही आज पासी जन जागृति संस्था इस संगठन के द्वारा आज महाराजा बिजली पासी इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस जन्मोत्सव की मैं आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही विचार मंच पर उपस्थित सभी वक्तागण, सभी मान्यवर, इनका मैं स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में आप सभी लोग अपना कीमती समय लगाकर यहाँ पर आए, आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। साथियों, आज हम लोग महाराजा बिजली पासी इनका जन्मोत्सव मना रहे हैं और मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको महाराजा बिजली पासी के इतिहास के बारे में जानकारी दी। तब मैं वहां बैठकर सोच रहा था कि जब हमारे समाज में इतने बड़े महाराजा जन्म लिए हैं जिनके पास सैकड़ों किले थे, वो बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, तो आज वर्तमान में ऐसा क्या हुआ कि आज उनके वंशज झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। ये जन जागृति चल रही है, विचारों का मंथन हो रहा है। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर विचार मंथन हो रहा है, विचारों की बातें चल रही है और अगर विचार आपको समझ में आए तो ही समाज में जन जागृति और क्रांति हो सकती है, तो ही चेतना पैदा हो सकती है, याद रखिए। क्योंकि ये जो ऊपर जितने भी महापुरुष आप लोग देख रहे हो, ये महापुरुष जन्म से महान नहीं थे, ये विचारों से, उनके कार्य से महान है। अगर उनका विचार, उनके कार्य आप समझ जाओगे और उन जैसा करने की कोशिश करोगे, तब जाकर समाज के अंदर क्रांति होगी। केवल तालियां बजाने से क्रांति नहीं होती है। तालियां बजाने से केवल हम हमारा मन हल्का कर देते हैं और सामने वाले वक्ता पर छोड़ देते हैं, तूने बोला है तू ही देख, तूने बोला है तू ही देख। तो हम सबका कर्तव्य है, जो बातें यहाँ पर आपको बताई जा रही है, मेरे बाद भी जो वक्ता आपको बात बताएंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। केवल सुनना नहीं है तो अमल भी करना होगा, वरना यहाँ कुर्सी से उठकर चले जाओगे और समाज में जो हजारों समस्याएं, जो गंदगी पल रही है, वो वैसे के वैसे रह जाएगी। इस प्रोग्राम का कोई मकसद सफल नहीं होगा जब तक आप लोग अमल नहीं करोगे। तो इसलिए तालियां बजाने से मैं खुश होने वाला नहीं हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस महाराजा बिजली पासी के पास सैकड़ों महल थे, सैकड़ों किले थे, आज उनके वंशज यहां नाला सोपारा की झोपड़पट्टियों में क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि हम लोग हमारा इतिहास भूल चुके हैं। हम लोग हमारा इतिहास भूल चुके हैं। हम लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमारे पूर्वज जो थे वो राजा थे। हमें बताना पड़ रहा है, हमें इतिहास आपको दोहराना पड़ रहा है कि देखो, अपने गिरेबान में झांको कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे। तुम्हारे पूर्वज बिजली जैसे तेज थे, जिन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं पर मात दी। ऐसे महान सम्राट हमारे पूर्वज थे और हम उनके वंशज हैं। तो ये बहुत ही अभिमान की बात होनी चाहिए। लेकिन हम लोग, आज हमारी परिस्थिति क्या है? आज हम लोग गुलामी का जीवन क्यों जी रहे हैं? आज हमारी हालत ऐसी बद से बदतर क्यों हो गई है? आज हम लोग झोपड़ियों में रहने के लिए लायक क्यों हो गए हैं? तो ये बात सोचने वाली है कि हम लोग हमारा इतिहास भूल गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो कभी इतिहास बना नहीं सकती। या जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं, इतिहास उन्हें सबक सिखाता है और इतिहास ने हमें सबक सिखाया है और आज इसलिए हम लोग वहां रह रहे हैं। इसीलिए आज जरूरी है कि हम लोग हमारे कौम का, हमारा इतिहास जान लें, समझ लें, हमारे महापुरुषों का इतिहास समझ लें और उनके बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो ही हमारा उद्धार निश्चित है, संभव है, अन्यथा नहीं है। तो साथियों, अगर बात इतिहास की हो रही है तो सबसे पहले हमें कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग लड़ने से पहले हमें दोस्त और दुश्मन का अंदाजा होना चाहिए। जागृति के 5 सिद्धांत है। पहला, तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत, तुम्हारे दुश्मन के, तुम्हें तुम्हारे दुश्मन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत, तुम्हें तुम्हारे दोस्त की ताकत और कमजोरी मालूम होनी चाहिए। चौथा सिद्धांत,
तुम्हें तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरी मालूम होनी चाहिए। और पांचवा सिद्धांत, तुम्हें तुम्हारा इतिहास मालूम होना चाहिए। अगर ये 5 बातें आप लोग अगर जानते हो तो भले ही आप अनपढ़ हो लेकिन आप जागरूक हो, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसीलिए ये 5 बातें समझना जरूरी है। इसलिए सबसे पहला सिद्धांत है कि आपको आपका शत्रु और मित्र कौन है ये आपको समझना जरूरी है। लड़ाई तो तब लड़ी जाएगी ना जब आपको शत्रु कौन है पता चलेगा, वरना ऐसा ना हो कि आप मित्र से ही लड़ाई लड़ रहे थे हजारों सालों से, आपका समय बर्बाद हो गया, आपकी एनर्जी बर्बाद हो गया, आपका पैसा बर्बाद हो गया। तो समाज के अंदर हमारा शत्रु जो है वो निर्धारित है, वो 3.5% ब्राह्मण है। और हमें इतिहास में पढ़ाया गया, जब हम लोग बच्चे थे इतिहास में पढ़ाया गया कि भारत में 4th क्लास में हमें एक टॉपिक था आर्यों का आगमन। हमें इतिहास में पढ़ाया गया आर्यों का आगमन। अभी सभी लोगों ने आक्रमण किया, फ्रेंच का आक्रमण, डच का आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण, सबका आक्रमण पढ़ाया, लेकिन हमें क्या पढ़ाया? आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन ऐसे पढ़ाया जैसे हम लोगों ने आर्यों को भारत बुलाया था मेहमान बनाकर। तो आर्य जब भारत में आए तो आर्य जो थे ये मूल निवासी नहीं है, हम सभी लोग, हमारा डीएनए अगर चेक करोगे तो हमारा डीएनए आज सभी का एक है। हम मूल निवासी, हमारी पहचान है, L3MN हमारा डीएनए है, वो एक ही है। और जो विदेशी आर्य हैं उनका डीएनए मात्र हमसे मैच नहीं होता है, वो वेस्ट यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, इसीलिए वो विदेशी हैं। विदेशी आक्रमणकारी है, आक्रांता है। और इन आक्रमणकारी ब्राह्मणों ने क्या किया? हमारे देश में आकर हमारी जो सभ्यता थी, मानव सभ्यता को, सिंधु संस्कृति को नष्ट किया। और उन्होंने क्या किया? हमारे ऊपर मनुस्मृति थोप दी। अभी आप लोगों को पता होगा कि 25 दिसंबर 1927 को, अभी जो 25 दिसंबर गया, हम लोग मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं, सभी लोग जानते हैं। अभी आप लोग सोचिए कि किताबों से प्यार करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने किताबों के लिए महल बनाया, घर बनाया, वे अगर कोई किताब जला रहे हो तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस किताब में कितना जहर भरा होगा। तो आपको एक छोटी सी उसमें एक अध्याय 9वां श्लोक 3 उसमें है मनुस्मृति में। मनुस्मृति क्यों जलाई आपको बताना चाहता हूं, महिलाएं हमारी यहाँ पर बैठी हैं। उसमें अध्याय 9वां श्लोक 3 क्या कहता है पता है? पिता रक्षति कौमार्ये, भ्राता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र्य महर्ति। यानी पिता रक्षति कौमार्य का मतलब होता है जब लड़की छोटी होती है तब वो अपने पिता के अधीन होनी चाहिए, पिता के वश में होनी चाहिए। भ्राता रक्षति यौवने, यानी जब वो जवान हो जाती है तो अपने भाई के अधीन होनी चाहिए, भाई के वश में होनी चाहिए। रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, यानी जब वो बूढ़ी हो जाए तो अपने पुत्र के, यानी अपने बेटे के अधीन होनी चाहिए, अपने बेटे के वश में होनी चाहिए। न स्त्री स्वातंत्र्य महर्ति, यानी स्त्री किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। ये कौन बता रहा है? मनुस्मृति का अध्याय 9वां श्लोक 3 बता रहा है। तो इतना कचरा, इतनी गंदगी, इतना जहर उस मनुस्मृति के अंदर भरा हुआ था, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। और इसीलिए साथियों, ये जो मनुस्मृति है इसके आधार पर हमें मानसिक गुलाम बनाया गया। 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और हम जो लोग हैं वो वर्ण बाह्य समाज है, जो उस वर्ण में भी नहीं आते, वर्ण बाह्य समाज है हम लोग। SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये तो हमें बाबा साहब ने पहचान दी है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में हमारी कोई पहचान नहीं थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र यानी कौन है? हमारे शूद्र संघ के हमारे यहाँ पर वक्तागण बैठे हैं, प्रमुख अतिथि बैठे हैं। तो शूद्र माने कौन? शूद्र माने आज का OBC। तो OBC को शूद्र बनाकर उनसे ऊपर की 3 वर्णों की सेवा करवाई, हजारों सालों से मानसिक गुलाम बनाकर रखा। और अभी वर्तमान में आज क्या हो रहा है? जो SC ST है, जो वर्ण बाह्य समाज है, उनको भी गुलाम बनाकर रखा है। तो ये हमारा इतिहास है, हमें मानसिक गुलाम बनाकर रखा हुआ है। हमारी प्रताड़ना इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग आज भी गुलाम हैं, आज भी इस व्यवस्था के अंदर हम लोग गुलाम हैं। और इस गुलामी का समाधान क्या है? अभी आप लोग सोचिए कि मेरे पूर्व वक्ता जिन्होंने आपको महाराजा बिजली पासी जी का इतिहास बताया,
उन्होंने आपको सैकड़ों आपको समस्याएं बताई, सैकड़ों समस्याएं। भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये स्त्री अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, यहाँ पर युवकों को मारा जा रहा है, बेरोजगारी, ये बहुत सारा, स्कूलें बंद हो रही है, हजारों समस्या है। लेकिन हजारों समस्या का एक मूल जड़ है, वो है गुलामी। जिनकी हजार समस्या होती है वे लोग गुलाम होते हैं। ध्यान से सुनिए, जिनकी हजारों समस्याएं होती हैं वे लोग गुलाम होते हैं। जो लोग आजाद होते हैं उनकी कोई भी समस्या नहीं होती। ध्यान में रखिए, हमारी गुलामी से अगर हमें आजादी पाना है, हमारे सभी समस्याओं की अगर जड़ हमें पता होनी चाहिए तो वो है गुलामी, और गुलामी से आजादी ही सभी समस्याओं का हल है। तो साथियों, हमें गुलाम किस प्रकार से बनाया गया? हमें गुलाम वर्ण व्यवस्था में बांटकर बनाया गया, हमें गुलाम जाति व्यवस्था में बांटकर बनाया गया, हमें गुलाम छूत अछूत से बनाकर गुलाम बनाया गया, हमारे आदिवासी भाइयों को सेग्रीगेट करके गुलाम बनाया गया, हमारी महिलाओं को पाप योनि बताकर गुलाम बनाया गया, हमारे लोगों को हजारों संगठन बनाकर गुलाम बनाया गया, हमारे लोगों को सैकड़ों पार्टियां बनाकर गुलाम बनाया गया। एक ही घर में दो भाई हैं, एक शिवसेना का, एक मनसे का। एक ही घर में दो भाई हैं, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का। तो इसका यह मतलब है कि हमारे घर में भी दो भाई भी एक साथ नहीं रह सकते, खुशी से नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारे घर घर में फूट डालने का काम जो किया है वो ब्राह्मण नीति है, ये ब्राह्मणवाद है। जाति जो है, जाति ब्राह्मणों ने दी हुई गुलामी है। जो लोग जाति का गर्व करते हैं वो ब्राह्मणी व्यवस्था का, गुलामी का गर्व करते हैं। इसीलिए सबसे पहले अगर हमें आजाद होना है तो जाति की जो गंदगी हमारे दिमाग में भरी है वो जाति की मानसिकता को उखाड़ कर सबसे पहले फेंकना होगा, और सबसे पहले हमें इकट्ठा होकर हमें बहुजन इस शब्द को अपनाना पड़ेगा। याद रखिए, क्योंकि बहुजन में ताकत है, जाति में ताकत नहीं है। जाति तो ब्राह्मणों ने दी हुई गुलामी है, बहुजन में ताकत है। 85% जाति नहीं है, 85% बहुजन है। तो बहुजन जब इकट्ठा होंगे तब जाकर वो ब्राह्मणी व्यवस्था पर राज कर सकते हैं, इस व्यवस्था पर, इस शासन प्रशासन पर कब्जा कर सकते हैं। कब करेंगे? जब सभी लोग हम इकट्ठा होकर हम लोग संगठित शक्ति में रूपांतरित होंगे, तब जाकर हमारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। आज वर्तमान में क्या चल रहा है? आज हर कोई अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। अगर किसी जाति की समस्या है तो जाति के लोग आंदोलन चला रहे हैं, जाति के लोग रैलियां निकाल रहे हैं, जाति के लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, उसमें अन्य जाति के लोग नहीं जाते। अभी किसी ओबीसी पर अन्य अत्याचार हो रहा है तो केवल एक दो जाति के लोग ही उसमें शामिल होते हैं, बाकी पूरा ओबीसी समाज उसमें शामिल नहीं होता है। तो इसका यह मतलब है कि आज भी हम लोग असंगठित हैं, बटे हुए हैं, 6743 जातियों में बटे हुए हैं, 85,000 सब कास्ट में बटे हुए हैं, और इतने बड़े लाखों करोड़ों की संख्या में हम लोग जो बटे हुए लोग हैं, ये बटे हुए लोग अपने आप में कोई क्रांति नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, जरूरी है कि आज वर्तमान में हमारे महापुरुषों ने जो हमें विचारधारा दी है, जो फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा है, उस विचारधारा को सबसे पहले तो समझना होगा। ये जो विचार मंथन यहाँ पर चल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब राम स्वरूप सर हमारे पास आए। वो एक बैंक के कर्मचारी हैं, लेकिन सैटरडे संडे का समय लगाकर वो समाज में गए, हमारे पास आए, उन्होंने हमारे कार्यक्रम के लिए उन्होंने न्योता दिया, उन्होंने बताया कि सर हमारा इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। तो ऐसे लोग समाज के अंदर जितनी ज्यादा संख्या में पैदा होंगे उसी अनुपात में समाज के अंदर क्रांति होगी। ऐसे लोग समाज के अंदर जितने ज्यादा संख्या में पैदा होंगे उसी अनुपात में समाज के अंदर क्रांति होगी। घर बैठकर क्रांति होने वाली नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जो विचारधारा हमें बताई है उस विचारधारा को सबसे पहले समझना होगा, पढ़ना होगा। अगर कोई हम जैसा व्यक्ति आपको बता रहा है, उस प्रोग्राम में आपको जाना होगा, बैठना होगा,
मैं कितना तो युवा देख रहा था कुर्सी छोड़कर निकल रहे थे, पता नहीं उनको कितनी ज़्यादा इमरजेंसी थी, मुझे नहीं पता, शायद हो भी सकती है। लेकिन आज ज़रूरी है कि यहाँ पर बैठकर इन विचारों को सुनना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इन विचारों पर निर्भर है। अगर हमें आने वाली पीढ़ी बचानी है तो आज से आंदोलन चलाना होगा। अगर हमें कोई फल खाना है तो पेड़ हमें 20 साल पहले लगाना पड़ता है। वैसे ही आने वाली जनरेशन को अगर हमें हक अधिकार दिलाना है तो आज़ादी की लड़ाई हमें अभी से लड़नी होगी, तब जाकर हमारे आने वाले वंशजों के लिए हम हक अधिकार रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। आज हमारा युवा कहाँ है? मैं देख रहा हूँ इस सभा में हमारे युवा नहीं है, युवा नहीं दिख रहे। वो यूथ कहाँ है? आज हम लोग जो आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं, जो मूवमेंट चला रहे हैं, अगर इस मूवमेंट को नेक्स्ट जनरेशन में भेजना है तो सबसे पहले आपको विद्यार्थियों को, युवाओं को तैयार करना होगा। वो जब तैयार होंगे तो आपकी जो लड़ाई है वो अगली पीढ़ी में तब्दील होगी, वरना आप लोग जो काले बाल हैं वो सफेद हो जाएंगे और यही आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। जो काले बाल हैं वो सफेद हो जाएंगे और आंदोलन यही समाप्त हो जाएगा। अगर इस आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में भेजना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं में क्रांति लानी पड़ेगी, युवाओं में सोच पैदा करनी पड़ेगी, युवाओं के प्रोग्राम लगाने पड़ेंगे। अभी तो आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में युवाओं के प्रोग्राम लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ये आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच सकता है। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात साथियों, आज वर्तमान में आप देखोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो जरूरी है। आज वर्तमान में ब्राह्मणों द्वारा जो हमारे लोकतंत्र के 4 पिलर्स हैं, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, इन सभी पिलर्स पर कंट्रोल हो चुका है, एब्सोल्यूट कंट्रोल हो चुका है। और एब्सोल्यूट कंट्रोल होने की वजह से आज वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप लोगों को जानकर आपको ताज्जुब होगा कि बामसेफ नाम का जो संगठन है, जो पिछले 45-47 सालों से चल रहा है, उनका 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन ओडिशा में होने जा रहा था। 41 साल उन्होंने अधिवेशन लिए, लेकिन 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ ब्राह्मणों ने हाईकोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर लाकर उस कार्यक्रम को रद्द करवाया। बहुत गंभीर बात आपको बता रहा हूं मैं। ये जो सभी आज जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर ब्राह्मण लोग हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लाकर अगर आपका कार्यक्रम रोक रहे हैं, इसका ये मतलब है वो संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि कार्यक्रम लेना, सभा लेना कलम क्रमांक 19B और 19C के तहत हमें अधिकार दिया गया है। 19(1)(2) के तहत हमें अधिकार दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पीसफुल असेंबली। ये जो अधिकार है, ये अधिकार कलम क्रमांक 19 हमें देता है। तो अगर हमें कार्यक्रम लेने की इजाजत नहीं है, बोलने की इजाजत नहीं है, सभा लेने की इजाजत नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि संविधान का फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार का हनन हो रहा है। आज ये जो हम सभा कर रहे हैं, ये कलम क्रमांक 19 के वजह से कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि कलम क्रमांक 19 ही समाप्त कर दिया जाए, तो क्या आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे? क्या आप सभा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे, तो राष्ट्रव्यापी संगठन है बामसेफ, तो छोटे मोटे संगठन है, उनके लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर उनको रोका जा रहा है तो भविष्य में हमें भी रोका जा सकता है। और इसीलिए ये संविधान को चैलेंज जो ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए 22 फरवरी 2026 को आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया जाएगा नागपुर में। 22 फरवरी 2026 को आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर का घेराव किया जाएगा। और ये काम सभी मूल निवासी बहुजन संगठनाएं समाज में जितनी भी है, जो ब्राह्मण, जो आरएसएस, जो बीजेपी,
हमारे संविधान को, हमारे फंडामेंटल राइट को चैलेंज कर रहा है, वो उनको रोकने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए ये आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव साथियों हम लोग करने जा रहे हैं। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं कि आज जैसे मैंने कहा कि हमारा जो समाज है वो जाति जातियों में बटा हुआ है। अगर हमें आज़ादी पानी है तो हमें सबसे पहले इकट्ठा आना होगा। मैंने क्या कहा? सबसे पहले इकट्ठा आना होगा और दूसरी बात हमें इकट्ठा करना होगा। हमें तो इकट्ठा आना ही होगा। हमारे दिमाग में जितने मतभेद हैं, जितनी गुंजाइशें हैं, जितनी समस्याएं, तकलीफ है, जितनी अनबन है, वो सब भूलकर हमें इकट्ठा आना होगा और समाज को इकट्ठा करना होगा। ये अगर हम लोग करने में सफल हो जाते हैं तो साथियों ये आज़ादी की लड़ाई संभव है। हमारा समाज थोड़ा सोया हुआ है, वो इस रविवार को नहीं आया तो अगले रविवार को जरूर आएगा। ये 2025 में नहीं आया, 2026 में तो आएगा। नहीं जाएगा, नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? वहाँ सोनिया गांधी चप्पल लेकर बैठी है, वहाँ मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी चप्पल लेकर बैठा है। तो जूते चप्पल खाने के बाद आना है तो आएंगे, लेकिन आना तो है ही, इसीलिए कहीं जाने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए साथियों जरूरी है कि आज वर्तमान में समय है, जब तक संविधान है हमें ये लड़ाई लड़कर आज़ाद होना पड़ेगा। और अगर ये काम हम सब पासी जो भाई हैं हम लोग मिलकर करेंगे तो ये पासी ब्राह्मणों की फांसी बन जाएगी। ऐसा ही मैं आज की सभा के द्वारा आपसे आशा और अपेक्षा रखता हूं और मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आयोजकों को आभार यहाँ पर व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।